हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम शॉर्ट में एमटीडीएनए लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। इसका जो साइज होता है वो 16.6 केवी के अराउंड होता है। इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया थे जो यूकैरियोट्स के अंदर आके सरवाइव करने लगे, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगे। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, देयर आर नो इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक जीनोम का। नेक्स्ट चीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अभी बताया डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसके दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं बेस कंपोजिशन में। उनके अंदर जो भी बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस की कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती। एक स्ट्रैंड में जी यानी ग्वानिन जो है वो ज़्यादा रिच होता है, वो स्ट्रैंड यानी जी का नंबर ज़्यादा होगा दूसरे स्ट्रैंड के कंपैरिजन में। तो जिस भी स्ट्रैंड में जी ज़्यादा होता है उसे हैवी स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिसमें जी कम होता है उसे लाइट स्ट्रैंड बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ होती है क्योंकि इसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अकॉर्डिंग दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर एक लॉन्ग नॉन कोडिंग रीजन होता है। नॉन कोडिंग रीजन को एनसीआर बोलते हैं हम नॉर्मली। ये काफ़ी बड़ा होता है और ये कंट्रोल रीजन की तरह काम करता है। कंट्रोल रीजन किस लिए? क्योंकि ये कंट्रोल करेगा रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। साथ में नॉन कोडिंग है तो ये खुद से आरएनए फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है, प्रोटीन नहीं बनाता। तो इसके अंदर प्रमोटर्स होते हैं जो प्रमोटर हेल्प करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। नेक्स्ट चीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नेकेड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा उसके मैट्रिक्स में, बट ऐसा नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोइड्स हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। बट इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में होता है। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ नहीं होती, इतनी कॉपीज नहीं होती माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से प्रोटीन्स एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है? तो सबसे मेजर है डीएनए पॉलीमरेज गामा। ये चीज़ हमने रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज गामा है जिसे पॉल गामा भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है। एक चीज याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन मेन जो जीनोम है सेल का यानी न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन के इंडिपेंडेंट होता है। अब ये जो एंजाइम होता है इसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है जिसे हम 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी बोलते हैं। इस एक्टिविटी के बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसे देख के ही ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। इस एंजाइम के अलावा और भी कुछ एडिशनल पॉलीमरेजेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ बताया गया एटलीस्ट 4 एडिशनल पॉलीमरेजेस। यहाँ जो भी मैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ ये ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, तो जो भी एंजाइम्स होंगे वो मोर और लेस ह्यूमन में उनका नाम यहाँ बताया गया है। लेकिन दूसरे जो जैसे प्लांट्स हैं उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उनके अंदर भी मोर और लेस एंजाइम सेम ही होता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा रेप्लिकेशन बट उसकी सब यूनिट वेरी कर सकती है। तो 4 एडिशनल पॉलीमरेजेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे प्रिम पॉल बोलते हैं। ये सब ह्यूमंस में है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा है, डीएनए पॉलीमरेज थीटा है, डीएनए पॉलीमरेज जीटा है। तो ये कुछ एडिशनल पॉलीमरेजेस हैं जो चाहिए होते हैं, बट इनका काम रेप्लिकेशन में नहीं होता। इन सबका काम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिपेयर में होता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है जो डीएनए रिपेयर करता है, यहाँ पे ये कुछ पॉलीमरेजेस हैं जो डीएनए रिपेयर करने में हेल्प करेंगे।
इसके अलावा डीएनए हेलिकेज, एक हेलिकेज भी चाहिए क्योंकि रेप्लिकेशन में जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हम बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जो डबल स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना पड़ेगा, तो उनकी सेपरेशन के लिए हेलिकेज की रिक्वायरमेंट होगी। दिस डीएनए हेलिकेज इज नोन एज ट्विंकल इन द केस ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अब जब वो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होते हैं जो उन स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने में हेल्प करेंगे ताकि उनकी रीअनीलिंग ना हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो ह्यूमंस के केस में चाहिए होता है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, MTSSB। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज 3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। नेक्स्ट हम प्रोसेस पढ़ेंगे, तो यहाँ एक मेजर जो टर्म यूज होती है वो होती है डी लूप। डी लूप या डिस्प्लेसमेंट लूप भी इसे बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए डी लूप रेप्लिकेशन फॉलो करता है। ये रेप्लिकेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी है किसी भी वीडियो में। अभी तक हमने थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा है जो इकोलाई में डिस्कवर हुआ था। बैक्टीरिया में मोस्टली थीटा ही होता है जो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन शो करता है। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है। इसके अलावा मेन हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन पढ़ा था। तो उन सब से डिफरेंट है ये वाला। इसमें सबसे पहले क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस कहाँ स्टार्ट होगी, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। बट क्या होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं, एक हैवी और एक लाइट, तो दोनों के पास अपना अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जो हैवी स्ट्रैंड होता है उस पे डीएनए सिंथेसिस सबसे पहले स्टार्ट होती है और उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को OH बोलते हैं, H फॉर हैवी स्ट्रैंड। ठीक है, और O जो है वो ओरिजिन के लिए यूज हो रहा है। तो डीएनए सिंथेसिस जब हैवी स्ट्रैंड पे स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर न्यू हैवी स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू होगा। और साथ में इनिशियल फेज जो एक चीज बोली जाती है कि L स्ट्रैंड कब सिंथेसाइज होता है, तो जब H स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है साथ में L स्ट्रैंड की इनिशिएशन नहीं होती है, थोड़े टाइम बाद होती है, क्योंकि उनके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थोड़ी दूर दूर होते हैं। ये हम नेक्स्ट पिक्चर में समझेंगे। जब ये स्ट्रैंड सेपरेशन वाली प्रोसेस चल रही होती है, हेलिकेज करता है जो ट्विंकल हेलिकेज, उसके बाद क्या होता है कि जो दो स्ट्रैंड्स बने, सिंगल स्ट्रैंड्स जो बने, उन सिंगल स्ट्रैंड्स पे माइटोकॉन्ड्रियल सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच हो जाते हैं। ये डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड को कवर कर लेते हैं। डिस्प्लेस स्ट्रैंड को कवर करने का रीजन क्या है, ये पूरी तरीके से उसे कवर कर लेंगे, कहीं से भी छोड़ते नहीं है उसे। तो इसका कवर करने का रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज आरएनए सिंथेसिस ना शुरू कर दे, क्योंकि उसे सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा डीएनए का, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा और आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर जाएगा। बट इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन फोर्क प्रोग्रेस करता है, आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है गामा पॉलीमरेज की हेल्प से, और फिर उसके बाद जब 2/3 जीनोम रेप्लिकेट हो चुका है उसके बाद आता है L स्ट्रैंड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज गामा के कांटेक्ट में OL आएगा, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ L स्ट्रैंड। जब वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तब L स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू होगी। तो वही चीज है, इसकी सिंथेसिस शुरू होगी। दोनों इस पॉइंट से क्या होता है कि दोनों H और L स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअसली साइमल्टेनियसली होती है जब तक पूरा सर्कल ना बन जाए डीएनए का। तो पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ना बन जाए जब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। फिर जो दो न्यू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलते हैं वो या तो कैटेनेशन प्रोसेस से जुड़े होते हैं, अगर वो जुड़े हैं तो डॉटर सेल्स में उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और एक ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने दोनों स्ट्रैंड्स को दोनों डीएनए के न्यू मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है। एक डॉटर सेल के अंदर जाता है, दूसरा दूसरे डॉटर सेल के अंदर।
अब इस प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस होती है। 2 स्ट्रैंड्स बताए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के, एक एच स्ट्रैंड जिसे हैवी स्ट्रैंड बोलते हैं जो जी रिच होता है, और दूसरा लाइट स्ट्रैंड जिसे एल स्ट्रैंड बोलते हैं। तो और सबसे पहले जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हैवी स्ट्रैंड का है, उससे स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एच स्ट्रैंड का है और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एल स्ट्रैंड का है वो काफी डिस्टेंट है, दूर दूर है। तो क्या होता है कि एच स्ट्रैंड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन शुरू होगी और यहाँ डी की तरह एक स्ट्रक्चर, लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड। अब ये जो डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, जो प्रोसेस अभी समझाई उससे। तो यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, बट हाँ यहाँ बाइंडेड होते हैं वो। फिर उसके बाद ये जो रेप्लिकेशन फोक होती है वो आगे बढ़ती है और रेप्लिकेशन शुरू होती रहती है। एक और चीज याद रखना, इस डिस्प्लेस्ड लूप को बनाने में हेलिकेज सबसे पहले आया था, वो भी चीज यहाँ नहीं दिखाई है मैंने। तो हेलिकेज सबसे पहले आएगा, फिर पॉलीमरेज आएगा और फिर रेप्लिकेशन शुरू होगी, जो ये प्रोसेस यहाँ चल रही है। तो जब रेप्लिकेशन इसकी हो जाती है कुछ पार्ट तक, तो ये जो डी लूप होता है इसका लूप का साइज बढ़ता जाता है, तो एक्सपेंशन हो रहा है डी लूप का। ये जब तक होता रहता है जब तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लाइट स्ट्रैंड का ना आ जाए। तो लाइट स्ट्रैंड का जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज गामा इसकी भी सिंथेसिस कर देगा। अब एक चीज आप नोट करोगे, यहाँ जो एच स्ट्रैंड था, एच स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ बन रहा होगा वो होगा लाइट स्ट्रैंड। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल ये वाला बनेगा और दूसरा यहाँ बनेगा जो लाइट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही है, यानी हैवी स्ट्रैंड की। तो 2 डीएनए के लूप्स बन जाएंगे, एक यहाँ और एक ये वाला बाहर वाला। तो उससे 2 न्यूक्लियोइड्स बन जाएंगे और वो न्यूक्लियोइड्स जो होंगे वो डॉटर सेल्स में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बैक्टीरिया की तरह ही डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से। तो जब वो डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, तो उनके अंदर इक्वल डीएनए कंटेंट चला जाएगा। तो ये था डिस्प्लेसमेंट लूप के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आगे हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आप साथ में बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो वो टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, टिल देन, गुड बाय।